नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नए वीडियो में। ये हमारा ये हमारा एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज़ प्रोग्राम है जहाँ पर हम कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और सवालों पर चर्चा करेंगे ताकि यदि आपके प्रश्न पत्र में इसको लेकर के कोई भी सवाल आता है तो उसे सॉल्व करने में आपको किसी भी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। तो ये हमारी इकोनॉमिक्स की सीरीज़ है जहाँ पर हम अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र से जुड़े तमाम इम्पॉर्टेंट तो ज़रूरी सवालों पर चर्चा कर रहे हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज का हमारा पहला सवाल एफएसडीसी यानी कि वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के संबंध में है। तो हमें एफएसडीसी को लेकर के निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हमारे कथन है, हमारे इसमें पहला कथन है ये एक वैधानिक निकाय है। हमारा दूसरा कथन है कि आर्थिक मामलों के विभाग के संयुक्त सचिव इसके सचिव होते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है या फिर हैं, हमें इसका जवाब देना है। हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, या फिर ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो। तो इसके सही जवाब की अगर आप बात करें, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी कि दोनों ही कथन यहाँ पर सही हो जाते हैं। चलिए इसके व्याख्या पर बात करते हैं। इसकी व्याख्या को और बेहतर ढंग से अगर आप समझें तो सबसे पहले एफएसडीसी की अगर आप बात करें तो ये सरकार के एक कार्यकारी आदेश यानी कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के माध्यम से गठित किया गया था। किसके ऑर्डर से? वित्त मंत्रालय के ऑर्डर से गठित किया गया था। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये गैर संवैधानिक और गैर वैधानिक निकाय है। अब गैर वैधानिक निकाय होने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इसे सरकार के किसी कानून के जरिए गठित नहीं किया गया, बल्कि इस निकाय को सरकार के एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर और उसमें भी विशेष तौर पर वित्त मंत्रालय के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के आदेश पर गठित किया गया था। और इसका जो पहला विचार है वो सबसे पहले 2008 में आरबीआई के जो तत्कालीन गवर्नर थे रघुराम जी राजन, इनके द्वारा पेश किया गया था। अब इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है वित्तीय स्थिरता बनाए रखना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाए रखना, वित्तीय क्षेत्र का विकास सुनिश्चित करना, अंतर नियामक समन्वय सुनिश्चित करना। इसके साथ साथ वित्तीय साक्षरता सुनिश्चित करना भी इसका एक उद्देश्य है। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना भी इसका उद्देश्य है। और साथ ही ये भी सुनिश्चित करना है कि जो बड़े वित्तीय समूह हैं उनका कामकाज अर्थव्यवस्था के ढंग से सही ढंग से काम कर सके और उनकी सही ढंग से निगरानी की जा सके। इसके अलावा आप देखेंगे तो आर्थिक मामलों के विभाग के जो संयुक्त सचिव होते हैं वो आपके इस पूरे जो आपका निकाय है उसके भी सचिव के तौर पर काम करते हैं। इस पूरे निकाय की अध्यक्षता वित्त मंत्री की ओर से की जाती है और इस निकाय में सभी नियामकों के प्रमुख भी शामिल होते हैं, जैसे कि आपका आरबीआई हो गया, आरबीआई के अलावा सेबी हो गया, सेबी के साथ साथ इरेडाई हो गया। तो ये जो आपके तमाम निकाय हैं इनके प्रमुख भी आपको इस पूरी समिति के हिस्से के तौर पर दिखाई दे जाएंगे। तो इस तरह से आपका विकल्प भी सही जवाब हो जाता है। बढ़ते हैं आगे अपने अगले सवाल पे। हमारा अगला सवाल है कि भारत सरकार की बॉन्ड यील्ड निम्नलिखित में से किससे प्रभावित होती है? हमारे जो आपके कथन है उसमें पहला है यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल रिजर्व की कार्यवाहियाँ, दूसरा कथन है भारतीय रिजर्व बैंक की कार्यवाहियाँ, तीसरा कथन है मुद्रास्फीति और अल्पकालिक ब्याज दरें। और हमें बताना है कि हमें नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही विकल्प का सही उत्तर का चुनाव करना है। हमारे विकल्प हैं केवल एक और दो, और ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है केवल तीन, ऑप्शन डी है एक, दो और तीन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी कि बेसिकली जो तीनों ही चीज़ें हैं ये आपका सरकार की बॉन्ड यील्ड को प्रभावित करती हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर हमें बॉन्ड यील्ड के बारे में समझना होगा। बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड बेसिकली पैसा उधार लेने का एक साधन होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो किसी देश की सरकार या किसी कंपनी द्वारा धन जुटाने के लिए जारी किया जाता है। अब बॉन्ड यील्ड क्या होता है? बॉन्ड यील्ड बेसिकली ये जो बॉन्ड जारी किया जाता है, चाहे सरकार जारी करे चाहे कंपनी जारी करे, इस बॉन्ड पर निवेशकों को जो रिटर्न मिलता है उस रिटर्न यानी कि उस पैसे को, जो पैसा रिटर्न के तौर पर मिलता है उसको, या ब्याज के तौर पर मिलता है, उसे आप बॉन्ड यील्ड कहते हैं। और यील्ड में उतार चढ़ाव बेसिकली ब्याज दरों के रुझान पर निर्भर करता है। इससे निवेशकों को पूंजीगत लाभ या फिर हानि भी हो सकती है। इसके अलावा बॉन्ड यील्ड को लेकर के ये भी कहा जाता है कि बाजार में बॉन्ड की जो कीमत होती है, बाजार में बॉन्ड की कीमत में यदि कमी आती है तो बॉन्ड यील्ड बढ़ जाता है। आप संक्षेप तौर पर इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि बॉन्ड की जो कीमत है यानी कि जो प्राइस है उसका नेगेटिव रिलेशन आपको देखने को मिलता है किसके साथ? बॉन्ड के यील्ड के साथ। तो बॉन्ड के प्राइस का जो रिलेशन है बॉन्ड के यील्ड के साथ नेगेटिव होता है, यानी कि जब आपका प्राइस बढ़ता है तो प्राइस बढ़ने के साथ आपके बॉन्ड यील्ड कम हो जाते हैं, और जब आपका प्राइस कम होता है तो प्राइस कम होने के साथ बॉन्ड यील्ड बढ़ जाते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है जो कि आपको याद रखना है। इसके अलावा कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करती हैं? तो अमेरिका का जो फेडरल रिजर्व बैंक है यानी कि अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है उसके द्वारा जो भी कार्यवाही की जाती है
वो भारत सरकार की बॉन्ड के प्राइस को प्रभावित करती है और बॉन्ड का प्राइस बॉन्ड यील्ड को प्रभावित करता है, इसलिए कथन एक सही है। इसके अलावा सरकारी बॉन्ड जो होता है उसकी यील्ड निर्धारित करते समय आरबीआई की ओर से जो कार्यवाही की जाती हैं, आरबीआई जो एक्शन लेता है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। इस वजह से आपका कथन 2 भी सही है। इसके अलावा मुद्रास्फीति और अल्पकालिक ब्याज दरें भी सरकार बॉन्ड की यील्ड को प्रभावित करती हैं। तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अगले सवाल पे। तो हमारा अगला सवाल है कि यदि आरबीआई विस्तारवादी यानी कि एक्सपेंशनिस्ट मौद्रिक नीति अपनाने का निर्णय लेता है तो वो निम्नलिखित में से क्या नहीं करेगा। नहीं करेगा आपको याद रखना है। तो हमारे जो कथन है इसमें पहला है वैधानिक तरलता अनुपात में कटौती और अनुकूलन करना। दूसरा कथन है सीमांत स्थायी सुविधा दर बढ़ाना। तीसरा कथन है बैंक रेट और रेपो रेट में कटौती करना। अब हमें दिए गए कोड का उपयोग करके सही विकल्प, सही उत्तर का चुनाव करना है। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, या फिर ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा बेसिकली, अगर इसके जवाब को देखें तो सही जवाब है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही क्यों है? ऑप्शन बी सही इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर केवल दूसरा ही ऑप्शन, यहाँ पर दूसरा कथन ही सही है। बाकी ये दोनों विकल्प जो हैं आपके आरबीआई द्वारा विस्तारवादी नीति के तहत अपनाए जाते हैं और इसको विस्तारवादी नीति के तहत अपनाया नहीं जाता है। अब सबसे पहले विस्तारवादी नीति की अगर आप बात करें, विस्तारवादी मौद्रिक नीति बेसिकली आपका आसान नरम मौद्रिक नीति कहलाती है। ये बेसिकली तब होती है जब एक केंद्रीय बैंक आपका जो है अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए अपने उपकरणों का उपयोग करता है। तो इससे मुद्रा की आपूर्ति बढ़ती है और जब मनी सप्लाई बढ़ती है तो ब्याज दरें कम होती हैं और मांग बढ़ती है और आपकी इकोनॉमी में भी आर्थिक विकास में बढ़ावा देखने को मिलता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट शब्द आते हैं, जैसे पहला शब्द था आपका वैधानिक तरलता अनुपात यानी कि SLR। ये क्या होता है? ये एक मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट है जिसका उपयोग भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से आपका तरलता से निपटने के लिए किया जाता है, तरलता सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। ये जमा का न्यूनतम प्रतिशत एक निश्चित जो है हिस्सा होता है जिसे वाणिज्य बैंक को नकदी, सोने या फिर अन्य प्रतिभूतियों, अन्य सिक्योरिटीज के रूप में अपने पास ही बनाए रखना होता है। यानी कि आरबीआई ये कहता है कि आपको जो है SLR यानी आरबीआई जो भी डिसाइड करता है वो हिस्सा अपने पास या तो कैश के तौर पर या सोने के तौर पर या फिर सिक्योरिटीज के तौर पर रखना होगा। ये मूल रूप से आरक्षित आवश्यकता है, रिजर्व जरूरतें होती हैं जिसे बैंकों से ग्राहकों को ऋण देने से पहले जो है अपने पास रखने की अपेक्षा की जाती है। तो जब अगर SLR बढ़ता है तो इसकी वजह से सरकारी प्रतिभूतियों में पैसा अधिक लगा, जो बैंक हैं वो सरकारी प्रतिभूतियों में पैसा ज़्यादा लगाने लगते हैं और अर्थव्यवस्था में जो नकदी का स्तर है वो कम हो जाता है। यानी कि आप संक्षेप में कह सकते हैं कि जब SLR बढ़ता है तो बैंकों को अपने पास नगद के तौर पर, सोने के तौर पर, इसके अलावा प्रतिभूतियों के तौर पर ज़्यादा पैसा रखना पड़ता है। तो बैंकों को अगर अपने पास ज़्यादा पैसा रखना पड़ेगा तो बैंक बाजार में उधार नहीं दे पाएंगे। तो इसकी वजह से बैंक जो आपका अर्थव्यवस्था में तरलता है, जो नकदी है वो कम हो जाएगी। इसके विपरीत अगर जो है SLR को कम किया जाता है तो अर्थव्यवस्था में नकदी का प्रभाव जो है बढ़ जाता है। तो SLR कम होने से बैंकों के पास ज़्यादा तरलता रह जाती है, ज़्यादा तरलता होती है, लिक्विडिटी ज़्यादा होती है, पैसे ज़्यादा होते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था में वृद्धि और मांग को बढ़ाया जा सकता है। तो इस तरह से आपका कथन एक सही नहीं है। अगला हमारा शब्द आता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी यानी कि MSF। तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी बेसिकली आपका जो कमर्शियल बैंकों के लिए एक आपातकालीन स्थिति में आरबीआई से ओवरनाइट ऋण लेने की एक सुविधा प्रदान करता है। तो जब अंतर बैंक तरलता पूरी तरह से समाप्त हो जाती है, जब बैंक जो है आरबीआई से ओवरनाइट ऋण लेते हैं बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन के लिए, तो जिस दर पे ऋण दिया जाता है उसको MSF दर कहा जाता है, यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट कहा जाता है। तो MSF दर में वृद्धि के साथ क्या होता है? बैंकों के लिए उधार की लागत बढ़ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप उधार देने के लिए उपलब्ध संसाधन कम हो जाते हैं और कथन 2 यहाँ पर सही है। कथन 3 के बारे में अगर आप बात करें तो कथन 3 आपका रेपो रेट को लेकर के है, रेपो दर को लेकर के है। अब रेपो दर को लेकर के अगर आप बात करें तो सबसे पहले रेपो दर को आपको समझना होगा क्या होता है। 2 शब्द यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। पहला शब्द है आपका रेपो रेट और दूसरा शब्द है आपका बैंक रेट। दोनों शब्दों के डिफरेंस को आपको समझना होगा। दरअसल दोनों ही जो टर्म है, इन दोनों ही स्थिति में बैंक जो है आपका कमर्शियल बैंक को उधार देता है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ये होता है कि जब आप रेपो रेट की बात करते हैं तो रेपो रेट में जो उधार दिया जाता है उस उधार के बदले कमर्शियल बैंक को सरकार की जो सिक्योरिटी है, जो प्रतिभूति है, वो सिक्योरिटी कोलेट्रल के तौर पर देनी होती है। यानी कि आप कह सकते हैं कि यहाँ पर रेपो रेट की स्थिति में बेसिकली आपका जो आरबीआई है वो बैंकों से सिक्योरिटीज खरीद लेता है, रीपरचेज कर लेता है। तो इसको आप जो है रीपरचेज रेट भी बोलते हैं, उसी की शॉर्ट फॉर्म को आप रेपो रेट कहते हैं।
तो यहाँ पर डिस्टिंक्शन क्या है, यहाँ पर है सिक्योरिटी जो है वो आपका जो है कोलेट्रल के तौर पर रखी जाती है, लेकिन बैंक में ऐसा नहीं होता। बैंक में सिक्योरिटी कोलेट्रल के तौर पर नहीं रखी जाती है। तो यही कुछ डिस्टिंक्शन है जो कि यहाँ पर हमें देखने को मिल जाते हैं। ये तो हमने डिस्टिंक्शन की बात कर ली है, तमाम इंपॉर्टेंट चीज़ों को हमने समझ लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, हमने रेपो रेट और बैंक रेट को यहाँ पर समझ लिया है। अब विस्तारवादी नीति के तहत आरबीआई बैंकिंग क्षेत्र में तरलता बढ़ाने के लिए रेपो रेट और बैंक दर को कम करता है। तो इस वजह से आपका कथन 3 सही नहीं है और विकल्प बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अपने अगले सवाल पे। तो हमारा अगला सवाल है कि जब भारतीय रिजर्व बैंक वैधानिक तरलता अनुपात को 50 आधार अंक तक कम कर देता है तो निम्नलिखित में से क्या होने की संभावना है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर में भारी वृद्धि होती है, विदेशी संस्थागत जो निवेशक हैं वो हमारे देश में अधिक पूंजी ला सकते हैं। इसके अलावा ऑप्शन सी अनुसूचित वाणिज्य बैंक अपनी उधार दरों में कटौती कर सकते हैं। ऑप्शन डी ये बैंकिंग प्रणाली में तरलता को काफ़ी कम कर सकता है। अब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब ये है कि अगर वैधानिक बैंक जो है वैधानिक तरलता अनुपात को कम किया जाता है बैंकों का, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि अगर 50 आधार अंक में कमी की जाती है, 50 भी छोड़िए, कितनी भी कमी अगर की जाती है वैधानिक तरलता अनुपात में, तो इसकी वजह से बेसिकली आपका अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक को जो है अपनी जो उधार दरें हैं उनमें भी उनको कटौती कर सकते हैं। अब इस पर विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहला जो शब्द हमारे सामने आता है वो है SLR, यानी कि वैधानिक तरलता अनुपात। वैधानिक तरलता अनुपात क्या है? ये एक विवेकपूर्ण उपाय है जिसके तहत भारत में सभी जो आपकी अनुसूचित बैंक हैं, जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हैं, उनको अपनी कुल शुद्ध मांग और समय देनदारी, यानी कि जो टोटल लाइबिलिटी है उसके अनुपात के तौर पर, उसके प्रतिशत के तौर पर नकदी, सोने और अनुमोदित सरकारी प्रतिभूतियों के तौर पर एक राशि को रखना होता है। जब SLR ऊंचा होता है तो बैंकों के पास जो है वाणिज्यिक परिचालन के लिए कम पैसा बचता है, यानी कि उनका जो कमर्शियल ऑपरेशन है उनके लिए उनके पास कम पैसा बचता है। और कमर्शियल ऑपरेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब है लोन देना। तो लोन देने के लिए बैंकों के पास कम पैसा रहता है और इसीलिए उधार देने के लिए कम पैसा होता है। इसके परिणाम स्वरूप उधार दरें जो हैं वो ज़्यादा ऊंची हो जाती हैं। अब आप खुद सोच करके देखिए कि बैंकों के पास पैसा कम है देने के लिए, तो बैंक क्या करेंगे? बैंक उस व्यक्ति को पैसा देंगे जो कि ज़्यादा ब्याज उन्हें चुकाएगा। तो बैंकों को भी तो अपना फ़ायदा देखना है। तो SLR इस तरह से आपका प्रभावित करता है। तो दूसरी ओर जब SLR जो है घटता है तो बैंक अपनी उधार दरों में कटौती कर देते हैं, क्योंकि अब बैंकों के पास उधार देने के लिए ज़्यादा पैसा है। ज़्यादा पैसा होने का मतलब यह है कि बैंक उस व्यक्ति को भी पैसा दे सकते हैं जिसके पास ज़्यादा इंटरेस्ट देने की क्षमता मौजूद नहीं है। तो इस वजह से आपका विकल्प सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अपने अगले सवाल पे। तो हमारा जो अगला सवाल है वो ओपन मार्केट ऑपरेशंस को लेकर के है। हमें बताना है कि इसका तात्पर्य क्या है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए अनुसूचित बैंकों द्वारा आरबीआई से उधार लेना, ऑप्शन बी वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उद्योग और व्यापार को ऋण देना, ऑप्शन सी आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है? ये बेसिकली आपका देश का जो केंद्रीय बैंक है, भारत के मामले में अगर आप बात करें तो ये कौन सा है? ये है आरबीआई, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो भारत के केंद्रीय बैंक द्वारा जब सरकारी प्रतिभूतियों और ट्रेजरी बिलों की जो खरीदारी और बिक्री की जाती है उसको आप कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसका उद्देश्य क्या रहता है? इसका उद्देश्य है हमारी जो अर्थव्यवस्था है, जो बाजार है, उसमें धन की आपूर्ति को रेगुलेट करना, विनियमित करना, यानी कि धन कितना होगा ये सुनिश्चित करना। जब आरबीआई अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति बढ़ाना चाहता है, यानी चाहता है आरबीआई ये चाहता है कि हमारे बाजार में ज़्यादा पैसे रहें, तो वो बाजार से सरकारी प्रतिभूतियां खरीदता है। क्योंकि जब सरकारी प्रतिभूतियां खरीदेगा तो लोगों को पैसे मिलेंगे, लोगों को पैसे मिलेंगे तो लोग ज़्यादा खर्च करेंगे, तो बाजार में तरलता बढ़ेगी, तरलता बढ़ने से बाजार और ज़्यादा बढ़ेगा। वहीं दूसरी तरफ जब आपका आरबीआई जो है वो बाजार से आपूर्ति सप्लाई कम करना चाहता है तो वो इसकी बिक्री कर देता है। जब बिक्री होगी तो लोग क्या करेंगे? जब ये आपका आरबीआई है, आरबीआई बिक्री करता है, आरबीआई बिक्री करता है सरकारी प्रतिभूतियों की, लोग इस पूरी जो खरीदते हैं, इसको जो कॉमन पीपल हैं वो इसको खरीदते हैं और वो क्या करते हैं? वो आपका सरकार को पैसा दे देते हैं। तो वो जो पैसा वो खर्च कर सकते थे वो पैसा आप किसके पास पहुंच गया? सरकार के पास पहुंच गया है। तो अब बाजार में तरलता जो है कम हो जाती है। इसकी वजह से हमारी इकोनॉमी में महंगाई को रेगुलेट किया जा सकता है। तो ये बेसिकली आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन हुआ, इसलिए कथन सी यहाँ पर जो है सही जवाब हो जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं हमारे अगले सवाल पे। तो हमारा अगला सवाल आपसे पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सी मौद्रिक नीति का मात्रात्मक साधन है। तो हमारे जो आपके कथन है उसमें पहला है तरलता समायोजन सुविधा, यानी कि LAF।
दूसरा है वैधानिक तरलता अनुपात यानी SLR, तीसरा है सीमांत स्थायी सुविधा, इसके अलावा नैतिक प्रेरणा और चौथा है मार्जिन अनुपात पर ऋण। इसके अलावा दिए गए कोड के आधार पर हमें सही विकल्प का चुनाव करना है। ऑप्शन ए है केवल 1, 4 और 5, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन बी है केवल 1, 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 2 और 4 और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इसके सही जवाब को आप देखें तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि ये जो तीन चीज़ें हैं शुरुआत की 1, 2, 3, ये आपका मात्रात्मक साधन है, यही जो आपका चौथा पांचवा है ये आपका गुणात्मक साधन है। दोनों की डिफरेंस की अगर आप बात करें तो मात्रात्मक साधन और गुणात्मक साधन दो उपकरण होते हैं जो कि बेसिकली आपका आरबीआई की ओर से इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि इकोनॉमी में मौद्रिक नीति को रेगुलेट किया जा सके। मात्रात्मक उपकरण क्या होते हैं? मात्रात्मक उपकरण बेसिकली आरबीआई द्वारा उपयोग किए जाने वाले सामान्य उपकरण हैं जो कि बेसिकली आपका अर्थव्यवस्था में पैसे की मात्रा और उसका वॉल्यूम कितना होगा उससे संबंधित होते हैं। तो ये अर्थव्यवस्था में बाजार को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। इसमें आपका बैंक की जो दर है वो शामिल होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन शामिल होता है, नगद आरक्षित अनुपात यानी कैश रिजर्व रेशो शामिल होता है। तो ये तो हमने मात्रात्मक उपकरणों की बात की। इसके अलावा अगर आप बात करें गुणात्मक उपकरणों की, तो गुणात्मक उपकरण जो होते हैं वो बेसिकली आपका अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष तौर पर आपका मनी को प्रभावित नहीं करते हैं, मनी सप्लाई को प्रभावित नहीं करते हैं। तो इस वजह से आपका जो ऑप्शन 1, 2, 3 जो है वो यहाँ पर सही है और आपका विकल्प बी सही जवाब हो जाता है। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अपने अगले सवाल पे। हमारा अगला सवाल है कि विनिवेश यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट से आय शामिल है। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए गैर कर राजस्व, ऑप्शन बी राजस्व आपूर्ति प्राप्तियां, ऑप्शन सी पूंजीगत प्राप्तियां या फिर ऑप्शन डी कर राजस्व। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि कैपिटल रिसिप्ट शामिल ये जो आपका डिसइन्वेस्टमेंट है कैपिटल रिसिप्ट का हिस्सा होता है। एक बार इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। विनिवेश का मतलब क्या है? बहुत सरल सा मतलब है, यानी कि सरकार ने पहले जो निवेश किया हुआ था उस निवेश को वापस करना। यानी कि मान लीजिए सरकार ने निवेश करके कोई कंपनी बनाई, अब सरकार उस कंपनी को प्राइवेट कर देती है, किसी को बेच देती है या अपनी हिस्सेदारी को 51% से कम कर देती है। तो इसको आप क्या कहेंगे? इसको आप कहेंगे विनिवेश, क्योंकि सरकार ने अपने निवेश को वापस ले लिया। अब विनिवेश करने से सरकार को कुछ पैसा मिलता है, वो पैसा क्या कहलाता है? वो पैसा शामिल होता है आपका पूंजीगत प्राप्तियों में। क्यों पूंजीगत प्राप्तियों में? क्यों? क्योंकि पूंजीगत प्राप्तियां वो होती हैं जिसकी वजह से सरकार की हिस्सेदारी में आपको या फिर सरकार की जो प्रॉपर्टी है, सरकार के जो एसेट्स हैं, उस एसेट्स में आपको कमी देखने को मिलती है। तो ये हुआ आपका पूंजीगत प्राप्तियां। तो इस प्रकार आपका विनिवेश क्या हो गया? पूंजीगत प्राप्तियां हो गई, क्योंकि इसकी वजह से सरकार की जो संपत्ति है उसमें आपको कमी देखने को मिल रही है। तो ये तो हमने विनिवेश की बात की, कैपिटल रिसिप्ट की बात की। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अगले सवाल पे। हमारा अगला सवाल यह है कि वो संपत्ति जिसे उधारकर्ता ऋण की चुकौती की गारंटी के लिए गिरवी रखता है उसको क्या कहा जाता है? उसको हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए चेक, ऑप्शन बी कोलेट्रल, ऑप्शन सी गारंटी कार्ड या फिर ऑप्शन डी बॉन्ड। तो बॉन्ड पर तो हम पहले भी बात कर चुके हैं, बॉन्ड इसका सही जवाब नहीं है। इसका सही जवाब क्या है? सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि उसे कोलेट्रल कहा जाता है। अब इस पर विस्तार से बात करते हैं, कोलेट्रल क्या होता है? कोलेट्रल बेसिकली उस परिसंपत्ति को कहा जाता है जिसे ऋणदाता ऋण के लिए सुरक्षा के रूप में रखते हैं। ऋण के उद्देश्य के आधार पर कोलेट्रल अचल संपत्ति या अन्य किसी प्रकार की संपत्ति हो सकती है। कोलेट्रल ऋणदाता के लिए सुरक्षा के रूप में कार्य करता है। उदाहरण के लिए अगर आप इसको समझें तो मान लीजिए कि आप जो है किसी व्यक्ति के पास जाते हैं, व्यक्ति ए के पास आप जो है जाते हैं और आप कहते हैं कि मुझे 50,000 रुपये का ऋण चाहिए। अब व्यक्ति ए आपको जानता नहीं है, व्यक्ति ए कहता है कि मैं तो आपको जानता नहीं, मुझे तो आप पे विश्वास नहीं है। अब मैंने मान लीजिए आपको 50,000 रुपये दे भी दिए और आप इस पैसे को लेकर भाग गए तो मैं क्या करूँगा? तो आप क्या करते हैं? आपका नाम है व्यक्ति बी, आप क्या करते हैं? आप इसे कहते हैं कि मेरे पास एक कार मौजूद है और कार की वैल्यू जो है 50,000 से थोड़ी सी कम है, लेकिन आप इसको अपने पास रख सकते हैं ताकि अगर मैं पैसे लेकर के भागूं तो आप जो है इस कार को बेच करके अपनी वसूली कर सके। तो ये कार क्या कहलाएगी? ये कार कहलाएगी कोलेट्रल। तो ये कोलेट्रल की हमने बात की। तो आप जब बैंकों में ऋण लेने जाते हैं तो वहां पर आपको बेसिकली कोलेट्रल के आधार पर ऋण दिया जाता है और ये जो कोलेट्रल है ये आपका ऋण का उद्देश्य क्या है, ऋण का जोखिम कितना है, उसके आधार पर बदलता रहता है। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अपने अगले सवाल पे। हमारे अगले सवाल में आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय आय खातों में यानी कि नेशनल इनकम अकाउंट्स में व्यक्तिगत आय जो होती है उसको किस प्रकार परिभाषित किया गया है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए राष्ट्रीय आय माइनस वितरित आय माइनस परिवारों द्वारा किया गया शुद्ध ब्याज भुगतान माइनस कॉरपोरेट कर प्लस सरकार और फर्मों से परिवारों को स्थानांतरित भुगतान। ऑप्शन बी राष्ट्रीय आय माइनस अवितरित लाभ माइनस कॉरपोरेट टैक्स प्लस सरकारों और फर्मों से परिवारों को स्थानांतरण भुगतान।
ऑप्शन सी अवितरित लाभ माइनस परिवारों द्वारा किया गया शुद्ध ब्याज भुगतान प्लस सरकार और फर्मों से परिवारों को स्थानांतरण भुगतान। ऑप्शन डी अवितरित लाभ परिवारों माइनस परिवारों द्वारा किया गया शुद्ध ब्याज भुगतान प्लस कॉरपोरेट कर। इसकी सही जवाब को अगर आप देखें तो इसमें से जो आपका ऑप्शन ए है वो यहाँ पर सही जवाब है। विस्तार से बात करें, डिस्क्रिप्शन अगर आप देखें तो सबसे पहले राष्ट्रीय आय लेखांकन क्या है। राष्ट्रीय आय अकाउंटिंग यानी नेशनल इनकम अकाउंटिंग का उपयोग बेसिकली किसी देश में रहने वाले व्यक्तियों की उनकी आर्थिक स्थिति के आधार पर समग्र स्थिति का निर्धारण करने की कोशिश की जाती है। इससे हमें पूरे देश की राष्ट्रीय आय का अंदाज़ा मिलता है। तो राष्ट्रीय आय की निकालने की बहुत सारी विधियां हो सकती हैं, जैसे एक तो जीडीपी है यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, इसके अलावा एनडीपी है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, इसके अलावा एनएनपी है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो व्यक्तिगत आय की जब आप बात करते हैं तो इससे का मतलब होता है राष्ट्रीय आय का वो हिस्सा जो कि एक परिवार को प्राप्त होता है। तो इसकी गणना के लिए एक फॉर्मूला आपको दिया गया है। फॉर्मूला बेसिकली ये है कि अगर आप राष्ट्रीय आय में से जो है अवितरित जो लाभ है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को घटा दें, परिवारों द्वारा किया गया जो शुद्ध ब्याज भुगतान है अगर उसको आप घटा दें, कॉर्पोरेट टैक्स को अगर आप घटा दें और इसके साथ साथ आप सरकार और फर्मों से परिवारों को जो ट्रांसफ़र किया गया है उसको ऐड करते हैं तो आपको मिल जाएगा व्यक्तिगत आय यानी कि पर्सनल इनकम। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। हमारा अगला सवाल है बेसिकली कि आपका निम्नलिखित में से कौन सा सरकार की राजस्व प्राप्तियों का घटक नहीं है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए कॉर्पोरेट कर प्राप्तियां, ऑप्शन बी लाभांश और लाभ, ऑप्शन सी विनिवेश प्राप्तियां या फिर ऑप्शन डी ब्याज प्राप्तियां। तो इसके सही जवाब की अगर आप बात करें तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही जवाब क्यों है? ऑप्शन सी यानी कि विनिवेश प्राप्तियां जो हैं बेसिकली आपका सरकार की राजस्व प्राप्तियों का घटक नहीं है। एक एक करके इन पर बात करते हैं, एक एक करके इनको अगर आप समझे तो सबसे पहले बारी आती है आपकी राजस्व प्राप्तियों की। तो राजस्व प्राप्तियां आपका उन प्राप्तियों को संदर्भित करता है जो ना तो कोई देनदारी पैदा करती हैं और ना ही सरकार की संपत्ति में कमी आती है। ये बेसिकली आपका दो प्रकार की होती हैं। पहला है इसमें आपका कर राजस्व यानी कि जो आपका प्रत्यक्ष कर लगा करके और उसके संग्रहण के माध्यम से सरकार को जो अर्जित होता है उसे आप कह सकते हैं कर राजस्व। प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर इसमें दोनों ही शामिल होते हैं, जैसे कि आपका सेवा कर हो गया, वस्तु एवं सेवा कर हो गया, सीमा शुल्क हो गया, इसके अलावा आपका कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, पर्सनल इनकम टैक्स हो गया। इसके अलावा कुछ गैर कर राजस्व भी होते हैं, जैसे कि बेसिकली आपका जो कर स्रोतों से नहीं आती हैं, जैसे कि आपका ब्याज प्राप्तियां हो गई, लाभांश और लाभ हो गया, सहायता योगदान हो गया। इसके अलावा जो दूसरे प्रकार की प्राप्तियां होती हैं वो हैं पूंजीगत प्राप्तियां, जिस पर हमने पहले भी बात की थी। पूंजीगत प्राप्तियां बेसिकली उन प्राप्तियों को संदर्भित करता है जिसकी वजह से या तो सरकार की कोई देनदारी पैदा होती है या फिर सरकार की परिसंपत्ति में कमी आती है। यानी कि बेसिकली आप कह सकते हैं कि अगर जो है सरकार जो है कोई उधार लेती है बाजार से, तो उधार लेने की वजह से सरकार को पैसा तो प्राप्त हुआ, लेकिन इस पैसे की वजह से बेसिकली सरकार की जो लायबिलिटी थी वो बढ़ गई। तो इसे आप क्या कहेंगे? इसे आप कहेंगे पूंजीगत प्राप्तियां। इसके अलावा हमने विनिवेश की बात की थी, डिसइन्वेस्टमेंट की। तो डिसइन्वेस्टमेंट की वजह से क्या हुआ? सरकार को पैसे तो मिले लेकिन सरकार का एसेट कम हो गया, तो इसको आप कहते हैं पूंजीगत प्राप्तियां। तो ये आज की हमारी वीडियो हुई जिसमें हमने तमाम इंपॉर्टेंट और ज़रूरी खबरों पर चर्चा की। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।